हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए 12 आर्ट्स क्लास की बैच को स्टार्ट किया हूं और ये मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें हिस्ट्री का 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया हूं और ये लेक्चर नंबर 3 है। तो जो बच्चे अगर दोनों लेक्चर को नहीं देख पाए हैं, लेक्चर 1 और 2, तो वो जाकर पिछले इसकी या तो प्लेलिस्ट बना दूंगा इसका, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, या आप पहले के वीडियो जाकर देखोगे तो वहां पे लेटेस्ट वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इसके पहले वाले दोनों लेक्चर को देख सकते हैं। इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोग को समझाया था कि पूरा तत्व क्या होता है, सिर्फ समझाया था। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा तत्व क्या होता है और ये उत्खनन क्या होता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आप लोगों को परिभाषा के तौर पे ही बता दूं, ताकि आपको एग्जाम में अगर आ जाए तो आप लोगों को लिखने के लिए आसानी होगी। तो मैं पूरा तत्व के बारे में यहाँ पे उसका परिभाषा लिख दिया हूँ और इधर उत्खनन के बारे में लिखा हूँ। तो एक एक करके बारी बारी से दोनों को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। वैसे इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में समझाया था, लेकिन फिर से आप समझ ले कि पूरा तत्व क्या होता है। तो पूरा तत्व के बारे में बच्चों मैंने पिछले क्लास में आपको यही बताया था ना, कि जैसे मान लो कोई प्राचीन मानव रहा होगा, तो जब कोई प्राचीन मानव रहा होगा तो उसका भी कोई घर रहा होगा। जब उसका भी कोई घर रहा होगा तो उसमें रहता भी होगा। तो जब वहां उस पर रहता होगा तो उसके पास भी जरूरत की चीजें होंगी। जैसे खाना होगा तो खाने के लिए क्या होना चाहिए, बर्तन रहा होगा, सिक्का होगा, कपड़ा होगा, मकान होगा। तो वो सारी चीजें उनके पास होगी। प्राचीन मानव की मैं बात कर रहा हूं। तो जब उसके पास इतनी सारी चीजें होंगी और वो जो मानव मान लो विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, मर गया, तो उसकी जो सामानें थी जैसे बर्तन, सिक्के, ये सारी चीजें, तो अभी मान लो खुदाई होता है और खुदाई होने के बाद से वो सारी चीजें हमें प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो कि कोई प्राचीन मानव रहा होगा, उसका कोई घर रहा होगा, उसका कोई सिक्का रहा होगा, उसका कोई बर्तन रहा होगा। जैसे वो मर गया, कई साल बाद, कई वर्ष साल के बाद से वो क्या हुआ, वो चीजें हमें अभी प्राप्त हुई है। तो वो चीजें क्या कहलाती है, तो वो सारी चीजें हमें अवशेष कहलाती है और उसी अवशेष को हम लोग पूरा वस्तु कहते हैं। और जब उसी पूरा वस्तु के अवलेख का अध्ययन किया जाता है ना, तो पूरा तात्विक वस्तु कहलाता है या पूरा तत्व कहलाता है। तो इसी को, ये बातें मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने समझाया था, लेकिन मैं आज चाह रहा हूं कि उसको डिफिनीशन के तौर पे आपको बताऊं। तो आप यहाँ पे देखें, जैसे पूरा तत्व के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि पूरा तत्व क्या होता है। परिभाषा आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई पुरानी वस्तुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करने को ही पूरा तत्व कहते हैं। यानी यहाँ पे ध्यान से देखो कि पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई पुरानी वस्तु को, ऐसे आपको परिभाषा लिखना है। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है कि पूरा तत्व कहते किसे हैं, तो आपको ऐसे ही लिखना है कि पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई पुरानी वस्तुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करना क्या कहलाता है, पूरा तत्व कहलाता है। और इसका जो अध्ययन करता है, किसका, पूरा तत्व का जो अध्ययन कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको पूरा तत्ववेदा कहते हैं। वही पूरा तत्ववेदा कहलाता है जो पूरा तत्विक वस्तु जो होते हैं उसका जो अध्ययन करता है, वो क्या कहलाता है, पूरा तत्ववेदा कहलाता है। ये नहीं कि किसी के निर्देश में हम कर दिए कि जाके पूरा वस्तु है वहां पे प्राचीन मानव के कोई यहाँ पे खुदाई हो करके उसको निकाल दे और किसी को लगा दे, मजदूर को नहीं। किसको लगाया जाता है, पूरा तत्ववेदा के निर्देश में ही होता है। वो देखते रहता है या पूरा तत्ववेदा खुद से निकालता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या, इसके अध्ययन जो करता है, जो वस्तु हमें प्राप्त हुई है उसका अध्ययन जो करता है वो क्या करता है, पूरा तत्ववेदा कहलाता है। अब देखो उत्खनन इससे रिलेटेड ही शब्द है। पूरा तात्विक स्रोत के बारे में हमने बताया था, पूरा तत्व किसे कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने अभी बताया कि पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई पुरानी वस्तुएं या अवशेष जो हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूरा तत्व कहलाते हैं। लेकिन उत्खनन जो क्या होता है कि वो जो पुरानी वस्तुएं जो पृथ्वी के अंदर छिपी हुई है उसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में जो छुपी हुई पुरानी वस्तुएं होती है
उसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम लोग उत्खनन कहते हैं। इसी को मैंने परिभाषा के तौर पर लिखा है कि पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई पुरानी पुरातात्विक वस्तु को निकालने की प्रक्रिया विशेष रूप से क्या कहलाती है? उत्खनन कहलाती है। यानी आप इस बात को समझ गए, निकालने की जो प्रक्रिया होती है, कौन सी? पुरातात्विक वस्तु को निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उत्खनन कहलाती है। और उत्खनन जो होता है पुरातत्वविदा के निर्देशन एवं संरक्षण में किया जाता है। यानी जब भी वो निकालने की प्रक्रिया होगा तो ऐरे गैरे नत्थु खैरे किसी के साथ में नहीं निकाला जाता है। पूरा क्या? पुरातत्वविदा जो होता है, जो अध्ययन किया जाता है किसका? पुरातात्विक जो वस्तु होता है उसका जो अध्ययन किया हुआ रहता है उसके निर्देश में और उसके संरक्षण में ही निकाला जाता है। कौन से? उत्खनन। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई है। अब हम इसको स्लाइड को मिटाते हैं और अब हम पढ़ेंगे क्या? कार्बन 14 विधि, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करेंगे आपके कार्बन 14 विधि क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, तो अब हम समझेंगे कार्बन 14 विधि क्या होता है। तो इससे पहले हमने पुरातत्व को समझ लिया, हमने उत्खनन को समझ लिया, अब समझेंगे कार्बन 14 विधि क्या होता है। हमने पुरातत्व में क्या पढ़ा था कि पृथ्वी के गर्भ से यानी जो जमीन के नीचे से जो भी हमें अवशेष मिलती है, जो भी हमें पूरा वस्तु मिलता है उसी को हम लोग पुरातात्विक वस्तु बोलते थे। लेकिन जैसे कि मान लो कि बहुत सारी वस्तुएं मिलती है, बर्तन मिलता है, हमको सिक्का मिलता है, वस्त्र मिलता है, खंडहर मिलता है, ये सारी चीजें तो मिलती है। लेकिन इन सभी चीजों के साथ में हमें देखना किसी मानव का कंकाल तंत्र भी मिलता है, हड्डी मिलती है, किसी जानवर का कंकाल तंत्र मिलता है। तो आप देखते होंगे कि उसको सिर्फ देखकर उसमें आपको लिखा रहता है कि ये इतना वर्ष पुराना ये कंकाल तंत्र है, ये इतना वर्ष पुराना है। तो सिर्फ हड्डी को देखकर ये कैसे पता लगाया जाता है कि ये कितना वर्ष पुराना ये कंकाल तंत्र है? तो इसको किसी भी कंकाल तंत्र को पता लगाने के लिए कि इसकी हड्डी जो है, इसकी कंकाल तंत्र है, कितना वर्ष पुराना है, उसको पता लगाने के लिए एक विधि बनाई गई थी जिस विधि का नाम है कार्बन 14 विधि। तो हम कार्बन 14 विधि को समझेंगे कि आखिर ये क्या चीज है जो इसको देखने के बाद से हम पता लगा सकते हैं कि ये कितना वर्ष पुराना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कार्बन 14 विधि क्या होता है। बच्चों, मान लो कि ये सूर्य है, समझते हैं, मान लो ये क्या है? ये आपका सूर्य है और ये मान लो कि आपका पृथ्वी है। दो बातें मैंने बोला, अभी मैंने क्या बताया कि ये मान लो ये सूर्य है और ये मान लो पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर क्या होता है? पृथ्वी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। मान लो ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे भी होंगे। मान लो पृथ्वी है तो पृथ्वी पर पेड़ है, पृथ्वी है तो इंसान भी है, मान लो पृथ्वी है तो यहाँ पे जानवर भी है। मान लो ये कोई जानवर है, समझने के लिए मान लो ये कोई जानवर है, मान लो ये पंछी है, मान लो ये पंछी है। तो इतनी सारे, अभी तो बहुत पृथ्वी पर जितनी सारी जीवित चीजें, जीवित वस्तुएं होती है। और मान लो ये पेड़ हो गए, ये हमारा क्या हो गया? ये पेड़ हो गया, ये इंसान हो गया, ये पंछी हो गया और ये आपका जानवर हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये क्या है? ये हमारा पूरा यहां से लेकर यहां तक वायुमंडल है और इस वायुमंडल में आपको बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु आपको मिल जाएंगे देखने को। जो मैंने 2-4 एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे पेड़ मान लिया, ये इंसान है, ये पक्षी है, जानवर है। अब समझने वाली बात यहां से है। अब देखो ये क्या मैंने बताया था, ये मान लो ये आपका सूर्य है। तो जब सूर्य की किरणें जो है ना, जब सूर्य की किरणें कहां पे? वायुमंडल में एंट्री करती है। ये हमारा वायुमंडल है और इस वायुमंडल में बहुत सारी आपको जीव जंतु इंसान पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं। तो जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में एंट्री करती है तो वायुमंडल में जानते हो क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होती है। और जब ये सूर्य की किरणें वायुमंडल में आती है और वायुमंडल में आने के बाद से नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया करती है। तो अभिक्रिया करने के बाद से ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये 2 भागों में बंट जाता है, एक C12 और एक C14।
मैंने अभी कितनी बातें बताया कि ये सूर्य की किरणें जो होती है वायुमंडल में एंट्री करती है, और जब वायुमंडल में एंट्री करती है तो अभिक्रिया करती है, और जो ये आपका नाइट्रोजन है ये दो भागों में बंट जाता है, एक C12 और दूसरा C14। इतनी बातें समझ में आ गई। तो जब ये दो भागों में बंट जाती है तो इस दुनिया पे, इस पृथ्वी पर जितने भी मान लो जीवित वस्तु है, जीवित पेड़ पौधे, जीवित जानवर है, पक्षी है, इंसान है, मान लो ये इंसान है और ये जीवित है, जब पृथ्वी पे है तो ये क्या है, जीवित है। तो जब इंसान ही मान लो या जानवर मान लो या पक्षी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, तो ये इंसान है और ये जीवित है, तो जब ये जीवित रहेगा तो इस पे भी सूर्य की किरणें पड़ेगी, इस पे भी सूर्य की किरणें पड़ेगी ना। तो जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ेगी तो इस पे भी क्या होगा, इस पे भी कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में होगा। मैंने क्या बताया, समान मात्रा में होगा। यानी क्या होगा कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पक्षी है और उस पर सूर्य की किरणें जब पड़ेगी तो उसमें भी क्या होगा, कार्बन की मात्रा यानी कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा क्या होगी, समान मात्रा में होगी। लेकिन जैसे ही यह इंसान जो है, मान लो ये इंसान है, जैसे ही ये इंसान मर गया, तो जैसे ही ये इंसान मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा यानी जमीन के नीचे चला जाएगा। तो जब ये इंसान जमीन के नीचे चला जाता है, जब ये इंसान जमीन के नीचे चला जाता है तब क्या होता है, जब इंसान हुआ या पक्षी हुआ या जानवर हुआ, जब जमीन के नीचे चले जाएंगे तो क्या उस पर सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो उस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी। तो जब उस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी तो क्या होता है कि जब किसी भी इंसान के ऊपर, जब इंसान पृथ्वी के ऊपर था और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो उस पर कार्बन 12 और कार्बन 14 की जो मात्रा था वो समान था। लेकिन जैसे ही इंसान वो पृथ्वी के अंदर चला गया, मिट्टी में मिल गया, तो मिलने के बाद से क्या हुआ कि उस पर सूर्य की किरणें क्या हुई, उस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ी। तो जब उस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ी तब क्या होता है कि कार्बन जो है ना, कार्बन 12 जो है ये फिक्स रहता है, लेकिन कार्बन 14 है ना, इसके नियंत्रण जो स्थिति जो है ये कम होते जाता है, ये घटते जाता है। जैसे मान लो ये इंसान जिंदा था और जिंदे में इसके कार्बन के एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये इंसान जिंदा था और जब ये जिंदा था तो इसमें कार्बन की मात्रा मान लो ये 10 थी, और ये कार्बन की मात्रा 10 थी और कार्बन 14 की मात्रा क्या थी, ये भी 10 थी। कार्बन 12 की मात्रा 10 थी और कार्बन 14 की मात्रा 10 थी। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कार्बन 12 की मात्रा और कार्बन 14 की मात्रा क्या थी, 10 थी जब इंसान वो जिंदा था। लेकिन जब यही इंसान जब मर जाएगा तो मर जाने के बाद से क्या होगा, ये कार्बन 12 जो रहती है ना वो फिक्स रहती है, लेकिन कार्बन 14 जो है ये क्या हो जाएगा, ये कम होते जाता है। जैसे मान लो ये 10 है जिंदा रहने के बाद से, लेकिन जैसे ही मर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कार्बन 14 की मात्रा कम होते जाएगा, लेकिन कार्बन 12 की मात्रा जो है वो फिक्स रहता है। तो किसी भी जानवर का या इंसान के कंकाल तंत्र को पता लगाया जाता है तो सबसे पहले उसके कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा को देखा जाता है, और उसमें यह देखा जाता है कि कार्बन की मात्रा तो फिक्स होगी, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा जितना किसी पदार्थ में जितना कम होता है वो उसको उतना ही प्राचीन वस्तु माना जाता है। मान लो 1000 वर्ष कम पुराना कोई वस्तु मिला है, उसमें C14 की मात्रा 1000 पुराना दिख रहा है, तो क्या कहा जाएगा कि ये वस्तु जो है या ये जानवर जो है या इंसान जो है वो क्या है, 1000 वर्ष पुराना ये कंकाल है इसका। समझ में आया? और इसी विधि को कहा गया है कार्बन 14 विधि। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो कार्बन 14 विधि को क्या कहते हैं, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। ठीक है, जो ये क्या एक डेट ही तो बता रहा है, यानी तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। और इस विधि की खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री लीवी, एक वैज्ञानिक थे रसायन शास्त्री, उन्होंने, जिनका नाम था लीवी, उन्होंने 1946 में की। किसकी, कार्बन 14 विधि की खोज उन्होंने की थी कब, 1946 में। वो कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के रसायन शास्त्री थे। यानी इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में
कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि जब वस्तु, कोई भी वस्तु हुआ या जानवर या इंसान जब जिंदा रहता है और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसकी मात्रा कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा क्या होती है, समान होती है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मृत्यु या विनाश के अवस्था में, यानी जो मान लो वस्तु कोई जानवर है या इंसान है, जब वो मर जाता है तब उसमें कार्बन 12 तो स्थिर रहती है, यानी फिक्स रहती है। कार्बन 12 जो है वो फिक्स तो रहता है, मगर कार्बन 14 निरंतर कम होते रहते हैं। यही बात मैंने बताया ना कि यहाँ पे आपको बताया कि मान लो जिंदा था तो दोनों की मात्रा क्या थी, जीवित था, सूर्य की प्रकाश पड़ रहा था तो सेम था, लेकिन जैसे ही वो मर गया तो इसकी क्या हुई, ये कम हो गया। कार्बन 12 तो फिक्स रहा, लेकिन कार्बन 14 क्या हुआ, ये 5 हो गया। तो वही बात लिखा है, मगर कार्बन 14 के निरंतर कम होने लगता है। अर्थात बोल सकते हो कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वो उतना ही प्राचीनतम माना जाता है, उसको उतना ही पुरानी वस्तु माना जाता है, उसको उतना ही पुरानी वस्तु माना जाता है, पुराना कंकाल तंत्र माना जाएगा। इस तरह से इसी विधि के द्वारा पता लगाया जाता है कि किस जानवर का कंकाल तंत्र अगर मिला है तो उससे इस विधि के अनुसार पता लगाया जा सकता है कि वह वर्ष कितना वो वस्तु जो है या वह जानवर जो है, वह इंसान जो है कितना वर्ष पुराना है। सो आई होप कि आपको कार्बन 14 विधि समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार इससे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए मैंने कंसेप्ट भी बता दिया, आपकी थ्योरी भी लेके आपको देखकर नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, इजाजत दीजिए मुझे। जय हिंद।